ग्रीटिंग्स टू ऑल माय व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर अली मेहदी नकवी और आज हमारी वीडियो है जीबीएस के ऊपर, जिसको गिलेनबेरी सिंड्रोम भी कहते हैं, जीबी सिंड्रोम भी कहा जाता है। बट हम यहाँ पे टेक्निकलिटीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, उसके बहुत ज़्यादा जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज आई एम नॉट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो मैं इस सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। बट अनफॉर्चुनेटली हम जीबीएस से ग्रसित रहे अभी कुछ टाइम पहले, और फॉर्चुनेट ये था कि अब रिकवर कर रहे हैं आप लोग सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ दिन बाद एकदम फिट एंड फाइन हो जाएंगे और हमेशा पॉजिटिव की उम्मीद ही रखते हैं। तो हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि शायद, अगर मैं तो सबके लिए दुआ करता हूँ, पहली बात तो ये इस बीमारी से सब लोग महफूज रहें, सब लोग बचे रहें, और ये बहुत ही रेयर बीमारी है जो कि मिलियंस में किसी एक या दो को होती है, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी उन मिलियंस में शामिल हो सके। जब हमें ये बीमारी की स्टार्टिंग हुई, प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई, तो डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा था, और लाख मना करने के बाद भी लोग गूगल पे ऑब्वियसली सर्च ज़रूर करते हैं। तो हमारा बनाने का मकसद इस वीडियो को यही है कि अगर कभी बाय द वे, बाय चांस, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस ऐसा होता है, किसी को ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो वो गूगल पे अगर सर्च करता है, यूट्यूब पे सर्च करता है वो भाई या बहन, तो उसको ईजिली ये समझ में आ सके कि इस ये जो उसके लक्षण शुरुआती ये शायद जीबीएस के हो सकते हैं, ताकि वो उस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लेके एक सही जगह जा सके, एक न्यूरो फिजिशियन के पास जा सके, इधर उधर भटकता ना रहे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्योंकि हम डॉक्टर्स के टच में रहते हैं हमारी एनजीओ की वजह से, तो थोड़ा-सा ईज़ी हो गई, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमने वीडियोज़ देखे हैं, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ पढ़ी इस दौरान जीबीएस पेशेंट्स की, जहाँ पे वो लोग समझ भी नहीं पा रहे थे कि क्या है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सही वक्त पे आप सही इलाज पा जाते हैं, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाएँगे। और इस वीडियो को बनाने का एक और मकसद ये है हमारा कि शायद दूसरों की रिकवरी से या दूसरों की आप स्टोरीज़ जान के थोड़ा-सा अंदर से पॉज़िटिविटी आपके अंदर आती है, और हीलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉज़िटिविटी होती है। बीइंग अ काउंसलर, मैं हमेशा लोगों से भी ये बात कहता था, और शायद आज वो चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है कि हम इस बात को जानते हैं कि अगर आपको हील होना है, अगर आपको रिकवर करना है किसी से, तो किसी भी चीज़ से, तो आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा, और पॉजिटिविटी आपके अंदर होना चाहिए। और पॉजिटिविटी आती है बहुत सारी चीज़ों से, जिसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं और किन लोगों से बात करते हैं। तो शायद मेरी ये वीडियो कुछ ऐसे हमारे भाई बहनों के लिए यूज़फुल और फ्रूटफुल होगी, जो इस टाइम शायद जीबीएस से ग्रसित हों, या इन फ्यूचर में दुआ करता हूँ कि कोई ना हो, लेकिन अगर कोई होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वीडियो हमारी फ्रूटफुल होगी। पिछले 7-8 महीनों से कंटिन्यूसली फैट लॉस के लिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए हम कंटिन्यूसली जिम जा रहे थे। एक अच्छी हेल्दी लाइफ हमारी चल रही थी, एक अच्छा रूटीन, सुबह कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना, फिर कोचिंग जाना, पढ़ाना बच्चों को, कुछ लोगों की काउंसलिंग करना, ये सब चीज़ें चल रही थी। और शाम को एज़ पर द रूटीन हमारा कंटिन्यूसली जिम चल रहा था, एक अच्छी डाइट प्लान के साथ। फिर मार्च के महीने में, इसी 2024 में, करीब 11 मार्च को हमने, जब जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे, तो लेग्स का वर्कआउट किया हमने। और क्योंकि थोड़ी-सी ट्रेनिंग हमारी इंटेंस रहती थी, ये था टारगेट कि जल्दी से फैट लॉस करना है, तो जिम में अच्छी एक्सरसाइज की। और 12 तारीख को जब हम दोबारा जिम जाते हैं, तो फिर हमने अपर बॉडी की एक्सरसाइज करी। 13 तारीख को हमारे पैर में काफ मसल्स में दर्द होना शुरू हुआ। तो हमने ये अज़्यूम किया कि शायद वो जिम की जो मसल सोरनेस होती है, वो एज़ अ नॉर्मल थिंग होगी, जैसे कि हमेशा होता था कि जब भी अक्सर कहा जाता है कि लेग्स डे के दिन जो है बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसके बाद। तो ऐसे ही हमने भी अज़्यूम किया कि शायद वो पैरों का दर्द होगा जो जिम की वजह से। हमने उस चीज़ को थोड़ा-सा इग्नोर किया। नेक्स्ट डे थोड़ा-सा दर्द और इंक्रीज़ हुआ हमारे पैरों में, थोड़ा-सा चलने में प्रॉब्लम आई, पैर लड़क रहा था। फिर हाथों में, जब नॉर्मल ये हाथ ऐसे थे तो हम कोई चीज़ को होल्ड कर पा रहे थे, लेकिन उसके बाद जब इसी हाथ को हम जब अपने मुँह के करीब कर रहे थे, और जब मसल्स हमारे श्रिंक कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो ये पहले चुंगलिया, फिर धीरे-धीरे ये वाली उँगली, ये दोनों में पावर जाने लगा। हम किसी चीज़ को भी इन 2 उँगलियों से होल्ड नहीं कर पा रहे थे, और हमारी उँगलियाँ इस तरीके से होने शुरू हो गईं। ये एक दिन के अंदर ही बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें होना शुरू हुईं, और गले के नीचे कोई भी चीज़ नहीं जा रही थी, बहुत दर्द हो रहा था, पानी तक पीने में हमें काफ़ी ज़ोर लग रहा था। हमें लगा शायद ये, क्योंकि रमज़ान के दिन थे, तो हमें लगा शायद रोज़ों की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा हो। फिर तीसरे दिन और ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ती है हमारे सामने, 15 तारीख को, और हम बिल्कुल भी चल नहीं पाते। और कॉलेज से जब हम घर आते हैं, तो एकदम ही मेरी हिम्मत नहीं थी कि हम चल भी पाएँ, और हाथ हमारे बिल्कुल इस तरीके से हो गए थे, और अगर हम चाह रहे थे तो मेरी उँगलियाँ सीधी नहीं हो रही थी, लग रहा था कि कुछ हाथों में है ही नहीं। कुछ चीज़ होल्ड करना चाह रहे थे, यहाँ तक कि जिस चादर को ओढ़ के हम सोते थे, उस चादर को जब हम खींचना चाह रहे थे, तो वो चादर तक हम नहीं पकड़ पा रहे थे। सिर्फ़ इन 2 उँगलियों से हम कोई भी चीज़ को पकड़ पा रहे थे, इसके अलावा हम अपने हाथ-पैरों से कोई काम नहीं ले पा रहे। तो अब चीज़ें थोड़ी-सी एबनॉर्मल होना शुरू हो रही थी, क्योंकि उससे 1 दिन पहले 14 तारीख को जब हम एक जगह पढ़ा रहे थे कोचिंग में, तो वहाँ पे हमें वॉशरूम की नीड हुई। हम जब वॉशरूम जाते हैं, तो वॉशरूम में हम बैठ के उठ नहीं पाए। जब हम बैठ के उठ नहीं पाए, मेरे काफ मसल्स से ज़्यादा मेरे क्वाड्स के मसल्स के ऊपर प्रॉब्लम होने शुरू हुई, तो हमें लगा कि शायद अब कुछ चीज़ें सीरियस होना शुरू हो रही हैं। वहाँ से थोड़ा-सा अलार्मिंग एक सिनेरियो बना कि शायद कुछ एबनॉर्मल है। 15 तारीख को बहुत ज़्यादा एबनॉर्मलिटीज़ दिखना शुरू हुईं, हाथों में बिल्कुल पावर जा चुकी थी।
एक बोझ की तरह से था खाली कि इसको उठा लें तो उठ जाए, कोई मतलब हम अपने दूसरे हाथ से अपने एक हाथ को नहीं उठा पा रहे थे। पैरों में भी यही कंडीशन थी कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, तो हमने फिर इमरजेंसी में एक हॉस्पिटल में एडमिशन लिया। वहाँ पे चीज़ें डायग्नोस नहीं हो पाईं और इनिशियल ट्रीटमेंट शुरू हुआ, फिर वहीं पे एडमिट रहे। तो फिर ये हुआ कि शायद कोई नर्व्स की प्रॉब्लम है, न्यूरोसर्जन को न्यूरो फिजिशियन को बुलाया जाए। वहाँ पे उन्होंने उस चीज़ को डायग्नोस किया और कहा शायद एमआरआई की ज़रूरत हो, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप कोई चीज़ कर रहे होते हैं जो बाकी दुनिया नहीं कर रही होती, तो बहुत ईज़ी होता है सबके लिए कहना कि शायद वो चीज़ जो अनकॉमन है वही हर चीज़ का कॉज़ है। तो मेरे केस में ऐसा था, जिम का मसला। जो भी आ रहा था और जो भी लोग थे वो शायद मोहब्बत में और ईज़ी टारगेट हो सकता है, क्योंकि वो अनकॉमन चीज़ थी जो हर आदमी नहीं करता, बल्कि दैट इज़ अ हेल्दी थिंग जिसको सबको अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन ये हेल्दी प्रैक्टिस हर आदमी नहीं अडॉप्ट करता अनफॉर्चुनेटली। मेरे केस में भी यही हुआ कि हमें भी एक पल के लिए लगा शायद हो सकता है जिम की वजह से ऐसा हो रहा हो, क्योंकि जो मसल्स की हमने एक्सरसाइज लगाई थी वहीं पे पावर कम हो रहा था। हमारे और भी जो जानने वाले लोग थे वो भी ऐसे ही सोच रहे थे कि शायद जिम की वजह से ही हो, और यही एक दिमाग में सबके चलता रहा कि जिम की वजह से मसल्स में प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे कंडीशन चलती रही। ईज़ी हो गया था कहना कि जिम की वजह से हुआ, जिम की वजह से। तो फिर डॉक्टर ने भी ये सोचा कि शायद वेट की वजह से हो, तो उन्होंने एमआरआई कराई। तो ऐसा कुछ एमआरआई में भी डायग्नोस नहीं हो पाया। हम वहाँ से डिस्चार्ज कर दिए गए और कहा गया कि अब किसी और हायर सेंटर की तरफ आप जाएँ। तो हमारे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, एक बहुत ही अच्छे फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर अज़मी अब्बास। तो मैंने अज़मी भाई को फ़ोन किया और उनसे कहा कि भई मेरी कंडीशन थोड़ी-सी ठीक नहीं है, आप मुझको ज़रा-सा देख लीजिए। रिपोर्ट्स वगैरह भी आई हैं। तो वो घर आते हैं हमारे और मेरी कंडीशन देख के वो कहते हैं कि मुझे क्वाड्रीपैरेसिस, मतलब चारों लिम्ब्स का वर्किंग ना होना लग रहा है। उसका कॉज़ बहुत सारे हो सकते हैं कॉज़। आप डॉक्टर असद अब्बास साहब हैं, लखनऊ में काफ़ी सीनियर न्यूरो फिजिशियन हैं, आप इनकी तरफ कंसल्ट कीजिए। और उनके क्योंकि ताल्लुकात थे, बहुत लंबी लाइन है उनके, बहुत नंबर टाइम में आता है। तो लेकिन उन्होंने हमारे लिए डायरेक्टली उनको कॉल की और एक नंबर हमारे लिए दिन का ले लिया। मंडे को 18 तारीख आई थिंक थी। हम जाते हैं डॉक्टर असद अब्बास साहब की क्लिनिक पे, और इतनी पावर नहीं थी कि कार से बाहर निकलते साथ ही अपने भाई के साथ जाते हैं और गिर गए उनकी क्लिनिक के पास। सारी चीज़ें उन्होंने देखी और इनिशियली उन्होंने इस चीज़ को डायग्नोसिस बनाई कि ये उनको जीबीएस लग रहा है। बट वो शायद कहीं बाहर जा रहे थे लखनऊ के, आई थिंक शायद लंदन में कोई कॉन्फ्रेंस थी उनकी, तो उन्होंने मुझे और हायर सेंटर 3-4 हॉस्पिटल्स के वो दिए ऑप्शंस कि यहाँ-यहाँ जा सकते हैं। फिर कुछ हमारे दोस्त हैं करीबी, उनसे भी हमने कंसल्ट किया। कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिनको मैं फ़ोन करता रहा, लेकिन शायद फ़ोन ना उठाया उन्होंने। होता है ऐसे वक़्त में, अच्छे और करीबी और दूर के लोगों की पहचान हो जाया करती है। तो अब क्योंकि चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी और डॉक्टर सदाबाद साहब का कहना था कि चीज़ें वर्स्ट हो रही हैं क्योंकि ये बीमारी प्रोग्रेसिव होती है। तो हम फिर अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ में है, यहाँ पे हम जाते हैं और डॉक्टर गोपाल पुडुवाल साहब हैं, उनके अंदर ट्रीटमेंट ओपीडी में दिखाते हैं उनको। और डाइग एनसीवी का शायद एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट होने के बाद वो सारी चीज़ें क्लियर हुई कि जीबीएस से कन्फर्म्ड, और वो तुरंत ही एडमिशन उन्होंने ले लिया इमरजेंसी में हमको अपोलो मेडिक्स में। 5 दिन आईवीआईजी का इंजेक्शन लगता है। अराउंड हमारा वेट 100 केजीज़ के अराउंड आ रहा था। तो 200 ग्राम, वेट थोड़ा मेरा कम ही था, 90s में था, बट उन्होंने 200 ग्राम को प्रेफ़र किया आईवीआईजी इंजेक्शंस लगने के लिए। काफ़ी कॉस्टली इंजेक्शंस होते हैं, बट मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग थोड़ा-सा भी वेल ऑफ हैं और सेविंग्स की तरफ थोड़ी बहुत भी सेविंग कर सकते हैं, तो प्लीज़ गो फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। और दैट इज़ द मोस्ट कंपल्सरी थिंग दैट यू शुड हैव। सेविंग्स आपकी इंक्रीज़ नहीं करती, शायद म्यूचुअल फंड भी उतना इंक्रीज़ नहीं करते, बट अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा। जैसे कि मेरे केस में हुआ, करीबन 6.5 लाख रुपए का बिल आता है हमारे सामने, और मैं लोअर मिडिल क्लास आदमी हूँ। इतना बिल जमा करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं 6.5 लाख रुपए अपने दम पे जमा कर पाऊँ। अगर मेरे पास इतनी ज़िंदगी भर की सेविंग होती भी तो शायद वो एक झटके में ख़त्म हो जाती और फिर मैं एकदम कंगाल होता। तो हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से बहुत हमारे लिए मदद रही, और मैं यहाँ पे स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा हमारे जो इंश्योरेंस के एडवाइज़र हैं बदरुल साहब, उनको घर के नाम से जानते हैं, उर्फ़ी भाई के नाम से। मैं उनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपको उनसे इंश्योरेंस कराना हो तो। वो काफ़ी उन्हीं ने हमारी मदद की, और जैसे ही उनको पता चला तो वो पूरे टाइम हमारे साथ रहे, हमारी फैमिली के साथ रहे, और जो भी फ़ॉर्मेलिटीज़ थी वो फ़ॉर्मेलिटीज़ उन्होंने कंप्लीट करके हमको देते रहे, ताकि हमारा इलाज कंटिन्यूअसली चलता रहे और हमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी, और मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ख़ैर उसके आगे फिर ये रहा कि आईवीआईजी के इंजेक्शंस हमें देते रहे, फिज़ियोथेरेपी चलती रही, और उसके बाद भी 5-6 दिन के बाद जब थोड़ा-सा मसल्स में पावर आना शुरू हुआ, हाथ पैरों में थोड़ी-सी ताकत आना शुरू हुई, हमने थोड़ा-सा उठना शुरू किया, बैठना शुरू किया, चीज़ों को थोड़ा होल्ड करना शुरू किया, तो फिर छठे दिन हमें डिस्चार्ज दे दिया गया, बट फिज़ियोथेरेपी कंटिन्यूअसली चलती रही। तो अब हम ये बात करेंगे कि जो डॉक्टर्स ने हमसे बताया व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ जीबीएस। तो देयर आर मल्टीपल कॉजेज़। बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन भी इसका एक कॉज़ हो सकता है।
तरह तरह की चीज़ों से, और कई स्टडीज़ ये भी कहती हैं, जो मुझको डॉक्टर्स ने बताया, आई एम नॉट इवन क्लियर अबाउट एवरीथिंग, कि कुछ जो आपको वैक्सीन्स लगती हैं शायद उसकी वजह से भी ये जीबीएस हो सकता है, एचआईवी वायरस की वजह से भी हो सकता है। और मोस्ट कॉमन थिंग जो मुझे लगती है, और मैंने बहुत सारी खुद भी चीज़ें पढ़ी, तो अनकुक्ड पोल्ट्री, मतलब अनकुक्ड चिकन या एग्स की वजह से मोस्ट कॉमनली जीबीएस जन्म ले सकता है। और ये एक ऐसा कॉज है जो कि बहुत ही कॉमनली सबके सामने हो सकता है। एचआईवी से लोग ना ग्रसित हो सकता है, बहुत सारे वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ना हो पाए, बट ये अनकुक्ड मीट वाला जो मामला है, अनकुक्ड चिकन वाला जो मामला है, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग। और आई अर्ज ऑल कि यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, और अनकुक्ड चिकन से आप बहुत ज़्यादा अवॉइडेंस इख्तियार कीजिए। जिस तरह से ये बहुत सारी आपको बाज़ार में खाने मिल जाते हैं, जिसके अंदर मोस्ट कॉमन मैंने जो डॉक्टर साहब से डिस्कस किया, उसके बाद जो चीज़ सामने आई वो है शवरमा। अगर आप इसकी तरफ देखें तो ये एक अरेबियन डिश है जिसके अंदर चिकन को ग्रिल किया जाता है, बट क्योंकि उसकी बहुत थिक लेयर होती है, तो जो आग है वो ऊपर की लेयर को तो पका रही है, बट अंदर के चिकन को वो पूरी तरह से कुक नहीं कर पाती है। तो अंदर का जो चिकन है कहीं ना कहीं अनकुक्ड रह जाता है, जो कि बाहर की फ्लेम से टच में डायरेक्टली नहीं आता। तो डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई इस मसले पे, और मैं ये नहीं कहता दैट इज़ द सोल कॉज, बट दैट कैन बी द मोस्ट प्रोबेबल कॉज। और क्योंकि बहुत सारी और भी खाने हैं जो कि बाहर मिलते हैं, लेकिन वो आग के ऊपर पूरी तरीके से गर्म कर लिए जाते हैं, लेकिन ये ग्रिल्ड चिकन जो है ये थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, ताकि आप लोग भी इसे महफूज रह सकें। और भी बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, बट आई एम नॉट बीइंग अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो मैं यहाँ पे इस बात को कमेंट नहीं करूँगा। बट ये मेरी गुजारिश है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, एक हेल्दी चीज़ों में इन्वॉल्व रहें। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि क्या जीबीएस को ट्रीट किया जा सकता है? यस, तो इसका आंसर यस है, और आप लोगों की दुआ से हम आज बैठे हुए हैं, और आप लोग की ऐसी दुआ रहेगी तो हम पूरी तरीके से चीज़ें ठीक हो जाएंगी जल्द से जल्द। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम एक पॉजिटिव माइंडसेट, अगर कोई भी आपके घर में या आप या कोई भी जीबीएस का पेशेंट है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट ला सकें। कुछ घर की एक्सरसाइजेज हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट ने हमको बताई हैं, जिससे कि काफ़ी मसल्स में जल्दी पावर आ जाता है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा टाइम टू टाइम। एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के साथ आप ज़रूर कंसल्टेशन में रहें। हम अपने फिजियोथेरेपिस्ट का नंबर भी आपको लिंक में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि अगर आपको उनकी ज़रूरत हो तो आप उनको कॉल कर सकें तरह तरह की नीड्स के लिए। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक मैसेज, कि अगर आप या आपके कोई नोन में कोई भी जीबीएस का पेशेंट है, या इनफैक्ट कोई भी पेशेंट है जो कि रिकवरी फेज़ में है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि माइंडसेट को बिल्कुल पॉजिटिव रखो। बिल्कुल ये मत सोचो कि तुम बीमार हो। बिल्कुल कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे कि तुम्हें स्ट्रेस हो। स्ट्रेस लेना शायद गलत ना हो, क्योंकि इंसान है, टेंशन हो जाती है, चीज़ें सोचते हैं हम लोग, बट स्ट्रेस को अपने अंदर रखना, दैट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग। तो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखो, और यू कैन डू इट, दैट शुड बी योर टैगलाइन, यू कैन डू इट एंड यू विल। तो ऐसा नहीं हो कि हम कैसे ठीक होंगे, अभी तो मेरे हाथ पैर में एकदम जान नहीं है, हम तो सही हो भी पाएंगे नहीं हो पाएंगे, इस तरह के नेगेटिव थॉट्स को थोड़ा सा अवॉइड करना होता है। हमेशा ही सोचो कि नहीं ठीक है, हम कल से तो आज बेहतर हैं, हम परसों से तो आज बेहतर हैं। पुरानी चीज़ अपने ही बारे में सोचो, ये मत सोचो कि जो तुम्हें देखने आ रहा है तुम उसको देखो, यार इसके हाथ पैर देखो कितने अच्छी तरह से चल रहे हैं, मेरे हाथ पैरों में तो जान नहीं बची। ये मत सोचो, अपने बारे में सोचो। कि ये अपने बारे में भी वो वाला कल ना सोचो कि जैसे हमने सोचा था कि इन्हीं पैरों से हम 150 किलो का वजन उठा रहे थे एक दिन पहले जिम में, और आज अपने को नहीं उठा पा रहे। तो दैट इज़ अ सैडनिंग थिंग, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है, इसको मत सोचो। ये सोचो कि हम 12 तारीख को बीमार हुए थे और हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, आज एटलीस्ट हम खड़े तो हो पा रहे हैं, भले वॉक करके सहारे हैं। कल थोड़ा सा और इम्प्रूव होंगे तो शायद एक स्टिक के सहारे होंगे। तो ये सोचो कि 4 स्टैंड थे, वॉकर था, आज एक स्टिक है। फिर शायद कल किसी के एक हल्के से सहारे से उठोगे, तो अपने में खुद इंप्रूवमेंट देखो कि कल से आज तुम इंप्रूव हो रहे हो, तो तुम अपने अंदर कहीं ना कहीं महसूस करोगे कि तुम ठीक हो रहे हो, रिकवर हो रहे हो। अच्छे लोगों से मिलो, जो लोग नेगेटिविटी तुम्हारे सामने ला रहे हैं उनके कॉल्स भी मत उठाओ ना, उनसे बात ही मत करो। जो तुम्हारे वक्त पे तुम्हारे साथ नहीं, उनको माफ कर दो, बट थोड़ी सी दूरी बना लो, क्योंकि उनसे बात करना ऑब्वियसली तुम्हें पसंद नहीं आ रहा होगा, हटाओ, उनसे बात मत करो। अच्छे लोगों को अपनी सराउंडिंग में रखो। ऐसा कोई काम मत करो जो तुम्हें स्ट्रेस में रखे। कोई काम है जो तुम्हारे लिए थोड़ा सा इंपॉसिबल है और तुम्हारे लिए प्रोडक्टिव भी नहीं है, ठीक है, उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दो, ठीक है, भले ठीक है बाद में कर लो। अपने जो भी जॉब कर रहे हो, जो भी बिजनेस करते हो, उसमें जाओ, बैठो जाके, खाली देखो चीज़ों, लोगों से मिलोगे, दुकान है तुम्हारी, शोरूम है, तुम कोई कॉलेज में हो, कोई ऑफिस में हो, जाके बैठो, अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करो। हमारे केस में हमारे मैनेजमेंट ने हमारा बहुत साथ दिया है, एंड आई एम थैंकफुल फॉर ऑल दोज जिन्होंने मेरा हर पल हर दम साथ दिया, हमारे सारे कलीग्स ने। हम कॉलेज जाते हैं और जाके खाली बैठ जाते हैं, जितनी देर हम बैठ पाते हैं बैठते हैं, फिर उसके बाद हम अपने घर आ जाते हैं। लेकिन लोगों से मिलते हैं, हंसी मजाक होता है, बातचीत होती है, तो थोड़ा सा लाइट मोड में रहते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन जीबीएस इज आफ्टर योर IVIG इंजेक्शंस इज योर फिजियोथेरेपी, इज योर एक्सरसाइजेस। कंटिन्यूअस बेसिस पे अपने मसल्स के ऊपर एकदम अपने माइंड से मसल का कनेक्शन बना के रखो, और एक्सरसाइजेस को प्रॉपरली जिस तरह से बताया जाए, कोई अपने आप से एक्सरसाइज नहीं करनी, एक अच्छे हेल्दी डाइट के साथ एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं, जिससे कि तुम जल्द से जल्द रिकवर हो सको। तो अगर कोई भी आपके जानने में
या आपका कोई नोन इस तरह की कोई प्रॉब्लम से ग्रसित है, तो आप जल्द से जल्द उसको एक अच्छे न्यूरो फिजिशियन की तरफ लेके जाइए। ये वीडियो के माध्यम से कोई इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सबसे पहले अपने ईश्वर का, अपने खुदा का, कि उसने हमको ताकत दी, हिम्मत दी और ऐसे भाई बहनों का, अपने दोस्तों का साथ दिया जो हर वक्त हमारे साथ खड़े रहे। कैसी भी सिचुएशंस रहीं, कैसी भी सिनेरियोज़ रहे, हर तरह से वो सब हमारे साथ रहे। किसी एक इंडिविजुअल का नाम लेना शायद बाकियों पे ज़ुल्म हो जाएगा, क्योंकि जो भी जिससे हो सकता था वो हर एक पॉइंट पे हमारे साथ खड़ा हमें मिला। चाहे हमारे दोस्त हों, चाहे हमारे घरवाले हों, चाहे हमारे रिश्तेदार हों, चाहे हमारे अज़ीज़दार हों, चाहे हमारे कज़िन्स हों, चाहे हमारे कॉलेज का मैनेजमेंट हो, चाहे हमारे कलीग्स हों, एवरीवन एंड एवरी बीइंग जिसको भी हम कैसे भी जानते थे, शायद किसी से कोई रिश्ता भी नहीं था मेरा, और ऐसे भी लोग हमारे साथ हर मुकाम पे खड़े मिले हमें कि जिनसे हमारा कोई रिश्ता भी नहीं था। तो वो लोग हमेशा हमारे साथ हमें खड़े मिले, एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम। किसी एक का नाम लेना मैं फिर रिपीट करूंगा, बाकियों सब पे जुल्म हो जाएगा। आप सब जानते हैं, जो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि कौन कौन किस किस तरह से हमारे साथ था है, और मैं दुआ है कि वो सब आप लोग भी खुश रहें, हम भी खुश रहें, सलामत रहें, और ऐसे ही हम लोग का साथ हमेशा बना रहे। एंड आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन, कि जिसने जिस भी तरह से हमें सपोर्ट किया, हमारे साथ रहा हर एक मुकाम पे। थैंक यू, और मैं आप सबके लिए बहुत दुआ गो हूँ। थैंक यू।